हेलो गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको टैक्स अपडेट रखना मेरा जिम्मेवारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा वेबसाइट लॉन्च हो चुका है www.nikunjgoenka.com एंड ये आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं होता। आई नो आई एम स्पीकिंग वेरी फास्ट बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर दिस सीबीडीटी सर्कुलर विच हैज कम टुडे रिसेंटली। अभी ताजा ताजा 30 जून 2021 को जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं सीबीडीटी का सर्कुलर बहुत पढ़ा और मैं बहुत खुश हुआ। मैं खुश क्यों हुआ सर? बिकॉज आज से एक हफ्ता पहले जब मैंने एक वीडियो बनाया था सेक्शन 194 क्यू वर्सेस सेक्शन 206 सी सब सेक्शन 1H, मैंने एक इंटरप्रिटेशन लिया था कि अगर कोई ट्रांजैक्शन में टीडीएस कट रहा है सेक्शन 194 क्यू में, तो 206 सी सब सेक्शन 1H में टीसीएस कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। टीडीएस कटेगा कि टीसीएस कलेक्ट होगा, मैंने अपना एक इंटरप्रिटेशन लिया था। और जैसे आप सबको पता है कि फाइनेंस एक्ट 2021 ने एक प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया था टीडीएस में सेक्शन 194 क्यू में, जो बोलता है कि अगर 50 लाख से ज्यादा अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट टू द बायर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स, इफ इट इज एक्सीड्स 50 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो आपको 0.1% टीडीएस काटना पड़ेगा। तो जैसे आप सबको पता है, कल 1 जुलाई 2021, आप जब भी ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है वो बाद में अगस्त सितंबर अक्टूबर में आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये काम का है। ये वीडियो पूरा देखिएगा बिकॉज आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर द गाइडलाइंस, व्हाट आर द सम क्लैरिफिकेशंस व्हिच सीबीडीटी हैज इशूड विद रिस्पेक्ट टू 194 क्यू ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फाइनेंस एक्ट 2021। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा। और जैसे मैंने आपको बोला था कि ये इनकम टैक्स के जितने अपडेट्स आते हैं मैं आपको अपडेट रखूंगा थ्रू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आपको रेगुलरली ये विजिट करना है तो प्लीज फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन बटन दबा दो। सर, इसका कॉपी हमें कहां मिलेगा? हाउ टू गेट एक्सेस टू द सीबीडीटी सर्कुलर। जैसे मैंने आपको बोला था कि मेरे जो वेबसाइट में, मैंने अपने वेबसाइट में एक अलग से सेक्शन दिया है। खाली स्टूडेंट्स क्यों टैक्स पड़े यार? कोई भी प्रोफेशनल, कोई भी तरीके का एस्पायरिंग कैंडिडेट जिसको टैक्स में इंटरेस्ट है, वो जरूर इस वेबसाइट से कनेक्ट हो सकता है। इस वेबसाइट में सारे टैक्स अपडेट्स टाइमली डाले जा रहे हैं। जैसे जैसे अपडेट आ रहा है तुरंत तुरंत डाला जा रहा है और वहां पे पूरा कॉपी भी मिल रहा है आपको। आप देख सकते हो रीसेंट टैक्स अपडेट्स में पहला लिंक चल रहा है गाइडलाइंस अंडर सेक्शन 194 ओ ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। और जैसे आप ये गाइडलाइंस क्लिक करोगे तो बेस्ट पार्ट क्या है, आपको सीबीडीटी का जो आज सर्कुलर है 30 जून 2021 का, वो सर्कुलर का कॉपी भी आपको यहां पर मिल जाएगा। आपको कहीं पे इंटरनेट में सर्च करने की रिक्वायर्ड नहीं है। यू जस्ट कम टू आवर वेबसाइट www.nikunjgoenka.com एंड वहां पे आप इसका सर्कुलर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो सर चलिए मैं आपको without wasting any time, let me take you through the CBDT circular which was issued today as respect to the guidelines under section 194। बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट आया है इस गाइडलाइंस में, बहुत नए नए तरह की पॉइंट आई है गाइडलाइंस में। काफी सारे पॉइंट्स है जो जनरल है, जो सबके लिए एप्लीकेबल है, बट कुछ कुछ ऐसे भी पॉइंट्स है जो स्पेसिफिकली किसी स्पेसिफिक सेक्टर के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो मैं वो सारे बात करूंगा इस वीडियो में, जो जनरल बातें हैं, जो बेसिक बातें हैं, जो सबको पता होना चाहिए एज अ प्रोफेशनल और इवन एज अ बिजनेसमैन। बट कुछ ऐसे भी ट्रांजैक्शंस है जिसके बारे में स्पेसिफिकली डिस्कस नहीं किया जाएगा, क्योंकि सर वो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है, वो स्पेसिफिकली मैं डिस्कस वीडियो में नहीं करूंगा। जो मेन बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए, कंसाइज रखने, प्रिसाइज करके रखने के लिए, वो मैं उतना ही आपके साथ डिस्कस करूंगा। स्टार्टिंग में यही बात लिखा गया कि फाइनेंस एक्ट 2021 ने इंट्रोड्यूस किया था 194 क्यू, और वो 1 जुलाई 2021 यानी कल से एप्लीकेबल हो रहा है। ये वो बायर के ऊपर एप्लीकेबल होगा जो किसी भी रेसिडेंट सेलर को पे करेगा फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स ऑफ द वैल्यू एक्सीडिंग 50 lakhs इन एनी प्रीवियस ईयर। द बायर एट द टाइम ऑफ द क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज उसे 0.1% टीडीएस काटना पड़ेगा ऑफ द सम एक्सीडिंग रुपीज 50 lakhs। 50 lakhs से अगर ज्यादा होगा तो 0.1 टीडीएस काटना पड़ेगा। यहां पर बायर का एक डेफिनेशन है, बायर मींस वो पर्सन जिसकी टोटल सेल्स या ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम द बिजनेस जो वो कैरी ऑन कर रहा है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड, मतलब अगर एक्सीड कर रहा है 10 करोड़, तो वही वो बायर है इस पर्टिकुलर केस में। और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथराइज किया गया कि वो नोटिफिकेशन के तौर पे किसी भी पर्सन को इस बायर के डेफिनेशन में से हटा सकता है। अभी तक तो वो नोटिफिकेशन नहीं है, बट बहुत जल्दी आ जाएगा। इसी सेक्शन 194 क्यू के सब सेक्शन 3 में एक्ट ने सीबीडीटी यानी बोर्ड को पावर दिया है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से इस सेक्शन के कारण कोई भी अगर डिफिकल्टीज फेस हो रहा है तो वो गाइडलाइंस इशू कर सकता है इस डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिए। तो वेरियस रिप्रेजेंटेशंस बोर्ड को मिला कि क्या क्या डिफिकल्टीज प्लेस हो रही है या फेस हो रही है इस गाइडलाइंस, इस पर्टिकुलर सेक्शन 194 क्यू के थ्रू, तो इसका कंडीशंस मिला। और डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से बोर्ड ने इशू किया सेक्शन 194 ओ
and 206 subsection 1H and section 194 ओ सबसेक्शन 4। सर 194 ओ क्या है? 194 है ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस पे जो फाइनेंस एक्ट 20 ने टीडीएस इंट्रोड्यूस किया था कि जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का के ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट करते समय ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को टीडीएस काटना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या हो, तीन सेक्शंस के ऊपर आया, 194 ओ, 206 सी सबसेक्शन 1H एंड 194 क्यू। ये तीनों पे कि कॉन्जॉइंट रीडिंग करेंगे तो सर पता चलेगा कि अगर 194 ओ एप्लीकेबल हो गया तो 194 क्यू एप्लीकेबल नहीं होगा, और अगर 194 क्यू एप्लीकेबल नहीं हुआ तो 206 सी सबसेक्शन 1H एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब या तो टीडीएस या तो टीसीएस दोनों नहीं कट सकता। अगर 194 ओ में कट रहा है तो 194 क्यू एप्लीकेबल नहीं है, अगर 194 क्यू में कट रहा है तो 206 सी सबसेक्शन 1H एप्लीकेबल नहीं है। तो बहुत सारे बातें गाइस मैं आज आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं, लास्ट तक रहिएगा तभी जाके आपको समझ में आएगा। तो गाइडलाइंस चालू होता है सबसे पहले एक्सचेंज बेस्ड ट्रांजैक्शन से। जितने भी ट्रांजैक्शन जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू क्लियरिंग और कॉर्पोरेशन के थ्रू ट्रांजैक्शन किया जाता है, जहां पे एज सच बायर और सेलर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं होता इंडिविजुअल बाय। देखो क्या लिखा है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है इन इंप्लीमेंटिंग टीडीएस इन 194 क्यू इन द केसेस ऑफ एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस। तो देयर आर सम ट्रांजैक्शन जहां पे कभी कभी सेलर और बायर के बीच में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तो दैट इज वाई 194 क्यू को नॉट एप्लीकेबल किया गया है फॉर सम ट्रांजैक्शंस जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू या सेटल होता है या क्लियर होता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस के थ्रू, इंक्लूडिंग जो स्टॉक एक्सचेंज आईएफएससी सेंटर में है। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन पे टीडीएस नहीं कटेगा, स्पेसिफिक लोगों के लिए बात किया गया है। मेन जो बात है सर वो ये है सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो आपको 50 लाख का थ्रेशोल्ड मिला है वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये सेम प्रोविजन, ये सेम प्रॉब्लम लास्ट ईयर भी आया था जब ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस पे टीडीएस कटने की बात हुई थी, और जब टीसीएस कटने की बात हुई थी 260 सबसेक्शन 1H के ऊपर एट द रेट ऑफ 0.5%। क्योंकि 194 क्यू इफेक्ट में आएगा 1 जुलाई से, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि जो 50 लाख की लिमिट है वो कैसे होगा सर, हाउ विल इट बी एप्लीकेबल, हाउ विल इट बी, क्या एडवांस अगर हमने रिसीव कर लिया है 1 जुलाई के पहले, अगर एडवांस हमने रिसीव कर लिया है 1 जुलाई के पहले तो, या एडवांस हमने पे कर दिया है, आई मीन टू से एडवांस हमने पे कर दिया है 1 जुलाई के पहले, तो इसमें टीडीएस की इंप्लीकेशंस कैसे होगी। तो यहां पर क्लियर किया गया है, ठीक है, यहां पर क्लियर किया गया है, since 194Q of the Act mandates the buyer to deduct tax on credit of the sum in the account of the seller or payment whichever is earlier, the provision of this subsection shall not apply on any sum जो 1 जुलाई पहले के पहले, अगर आप 1 जुलाई के पहले 30 जून तक अगर आपने कुछ पेमेंट किया है तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। If either of the two events had happened before 1 July, the transaction would not be subject to provision of 194Q। मतलब सर पेमेंट भी हो गया है, ठीक है, पेमेंट हो गया है, या फिर आपने क्रेडिट कर दिया है सेलर को अपने बुक्स में, आपने क्रेडिट कर लिया सेलर के अकाउंट को अपने बुक्स में, तो डेफिनेटली यहां पर टीडीएस नहीं लगेगा अगर 1 जुलाई के पहले है। लेकिन सर थ्रेशोल्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो गवर्नमेंट यहां क्लियर कर दिया है कि बॉस थ्रेशोल्ड आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 1 अप्रैल से, थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 1 अप्रैल 2021 से, मतलब 1 अप्रैल से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपने उस पर्टिकुलर सेलर को कितना पेमेंट किया है। अगर 50 लाख का लिमिट क्रॉस हो गया, तो आपको 1 अप्रैल से पूरा देखना पड़ेगा। ऐसे देखो क्या लिखा है, अगर पर्सन बीइंग अ बायर हैज ऑलरेडी पेड 50 लाख और मोर अप टू 30 जून, अगर वो ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है तो टीडीएस कटना चालू हो जाएगा ऑन ऑल द क्रेडिट्स और द पेमेंट विच इज मेड टू द सेलर ऑन और आफ्टर 1 जुलाई टू। बेसिकली सिंपल सा बात है, 194Q एप्लीकेबल हो रहा है 1 जुलाई से, बट थ्रेशोल्ड लिमिट जो है 50 लाख वो कैलकुलेट होगा 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से उसका थ्रेशोल्ड लिमिट कैलकुलेट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट विच आई थिंक इट इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू ऑल द बिजनेसमैन। तो प्लीज आप अपने सारे दोस्तों के साथ, जो भी आप लोग मतलब आप अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, अपने सारे वेल विशर्स के साथ ये वीडियो शेयर करिएगा, वरना उनको समझ में नहीं आएगा क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है इस 194Q के सेक्शन के कारण। अब वेरी इंपॉर्टेंट डाउट था कि जीएसटी जो चार्ज करता है सेलर बायर को, जो जीएसटी सप्लायर बायर रेसिपिएंट को चार्ज करता है, तो बायर जब टीडीएस कैलकुलेट करेगा तो क्या उस जीएसटी कंपोनेंट को अपने इस पर्टिकुलर टीडीएस कैलकुलेशन के लिए क्या जीएसटी कंपोनेंट पे भी टीडीएस काटेगा, ये एक सेकंड बड़ा डाउट है। तो यहां पर इट इज रिक्वेस्टेड टू क्लैरिफाई दैट एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड फॉर जीएसटी और परचेज रिटर्न्स फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस अंडर 194Q। तो यहां पर ऑलरेडी टीसीएस 206C सबसेक्शन 1H जो सेलर को कलेक्ट करना था बायर से 0.1% एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ द कंसिडरेशन, वहां पे सीबीडीटी ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया है कि नो एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ जीएसटी विल बी रिक्वायर्ड, क्योंकि कलेक्शन के लिए सेल कंसिडरेशन, मतलब टीसीएस में
टीसीएस कलेक्ट होगा जीएसटी इंक्लूड करके, आई रिपीट, टीसीएस कलेक्ट होगा जीएसटी इंक्लूड करके, पूरे सेल कंसिडरेशन पे टीसीएस इंक्लूड होगा, ठीक है। नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स, आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, जीएसटी का एडजस्टमेंट नहीं करना, समझ गए। और क्योंकि सेल कंसिडरेशन पे पूरा टीसीएस कलेक्ट होगा, बट टीडीएस में ऐसा नहीं है, टीडीएस में ऐसा नहीं है, बिकॉज सीबीडीटी का खुद का सर्कुलर इशू किया गया 19 जुलाई 2017, जहां पे सीबीडीटी ने क्लियरली बोला कि टीडीएस पर्पस के लिए अगर इनवॉइस में टैक्स अमाउंट, जीएसटी अमाउंट अलग से डिस्क्लोज किया हुआ है तो टीडीएस उस जीएसटी कंपोनेंट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो 194Q पर्पस के लिए जब टीडीएस काटा जा रहा है तो इट्स क्लियरली गिवन द कंपोनेंट ऑफ जीएसटी कंप्राइज्ड इन द अमाउंट, इफ इंडिकेटेड सेपरेटली टैक्स शैल बी डिडक्टेड ऑन द अमाउंट व्हिच इज क्रेडिटेड विदाउट इंक्लूडिंग जीएसटी। आपको कंसिडरेशन पे जीएसटी इंक्लूड नहीं करना, आपको मतलब जो वैल्यू आप बायर को एग्जैक्टली पे कर रहे हो, जो बायर आपसे चार्ज कर रहा है एक्सक्लूडिंग जीएसटी, आपको उस पे करना है। लेकिन गाइस ये याद रखिएगा, इफ द टैक्स इज डिडक्टेड ऑन पेमेंट बेसिस, अगर मान लीजिए पेमेंट बेसिस पे पेमेंट पहले कर दिया, बिल बाद में इशू किया, पेमेंट पहले कर दिया, तब तो जो टीडीएस कटेगा तब तो पूरा अमाउंट पे कटेगा, बिकॉज उस समय आपको बिल नहीं मिला, एडवांस पेमेंट है, तो पेमेंट के समय आपको टीडीएस, मान लीजिए 60 लाख का आपको एडवांस पेमेंट मिल गया, तो फिर आपको 10 लाख पे तो जीएसटी पे करना पड़ेगा। ऑल्दो बाद में जब वो आपको बिल इशू करेगा, वो फुल अमाउंट का बिल इशू करेगा, ठीक है। तो इस केस में पॉसिबल नहीं है कि कितना जीएसटी कंपोनेंट है जो इनवॉइस फ्यूचर में किया जाएगा। तो दैट इज वाई यहां बोला गया कि पेमेंट के समय आपको टीडीएस पूरा काटना पड़ेगा। अगर पेमेंट एडवांस हो गया तब फिर आप टीडीएस फुल वैल्यू पे काटिए, वरना आपको जीएसटी कंपोनेंट पे टीडीएस नहीं काटना है। फिर एक और क्लैरिफिकेशन आया कि व्हाट इज रिस्पेक्ट टू परचेज रिटर्न। जैसे मान लीजिए हमने परचेज किया, तो परचेज किया तो हम ऑब्वियसली पेमेंट करेंगे और टीडीएस काटेंगे, लेकिन वो परचेज क्या हुआ ना, हमने रिटर्न कर दिया, परचेज क्या हुआ, हमें रिटर्न कर दिया, तो फिर सेलर क्या करेगा, मनी रिफंड करेगा। बट आपने जो पहले पेमेंट किया है सेलर को, उस पर तो आप टीडीएस काट चुके हैं, आपने जो पहले पेमेंट किया है सेलर को, उस पर तो आप टीडीएस काट चुके हैं। तो परचेज रिटर्न अगर होगा तो टीडीएस का एडजस्टमेंट कैसे होगा, तो यहां पर सीबीडीटी ने क्लैरिफाई किया। देखो क्या क्लैरिफाई किया है कि टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विचएवर इज, दस बिफोर द परचेज रिटर्न टैक्स ऑलरेडी कट चुका है। देखिए क्या होता है, जब आप परचेज रिटर्न करते हो आपके पास गुड्स पहले आता है, ठीक है, फिर उसके बाद आप परचेज रिटर्न करते हो, तो क्रेडिट तो आपका अकाउंट हो चुका है, आप उसको क्रेडिटर तो अपने बुक्स में बना दोगे अपने सेलर को, तो आप टीडीएस तो काट लिए होगे, तो टीडीएस कट चुका होता है, टीडीएस कट चुका होता है परचेज रिटर्न करने के पहले। जनरली द टैक्स मस्ट हैव ऑलरेडी बीन डिडक्टेड ऑन दैट परचेज। अगर उस केस में उस परचेज के रिटर्न में मनी इज रिफंडेड बाय द सेलर, मान लो परचेज रिटर्न हो गया, ठीक है, जनरली क्या होता है, दो तरह के एडजस्टमेंट होते हैं। जब मैं परचेजर हूं, मैंने आपको परचेज रिटर्न कर दिया, अगर सेलर और हमारे बीच में फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस होता रहता है ना, तो मैं सेलर को बोलता हूं ठीक है, मैं जो नेक्स्ट परचेज करूंगा ना, ये जो है ये एडजस्ट मैं आपके नेक्स्ट परचेज में कर लूंगा, तो इन दैट केस एडजस्टमेंट हो जाता है विद द नेक्स्ट परचेज। लेकिन बहुत सारे केसेस में परचेजर बोलता है नो, एडजस्ट मत करो, सेलर आप मेरे को पूरा रिफंड कर दो, आप पूरा रिफंड कर दो, बाद में मेरे को कोई गुड्स खरीदना होगा तो मैं देख लूंगा, बट आप मुझे रिफंड कर दो। तो यहां पर जब बोला जा रहा है कि अगर रिफंड हो रहा है, अगर परचेज रिटर्न के अगेंस्ट में सेलर अपना मनी रिफंड कर लिया, मतलब मनी रिफंड कर दिया परचेजर को, देन दिस टैक्स डिडक्टेड मे बी एडजस्टेड अगेंस्ट द नेक्स्ट परचेज अगेंस्ट द सेम सेलर। आप उसी टैक्स को जो आपने काटा है आज पेमेंट करते समय, जो परचेज रिटर्न हो गया, मनी रिफंड हो गया, फिर नेक्स्ट परचेज जब आप उस सेलर के साथ करोगे तो आप उस टीडीएस को जो आपने पहले काट चुका है उसके अगेंस्ट में आप एडजस्ट कर लेना। तो टीडीएस का पैसा आपको रिफंड नहीं मांगना है, आप उसको नेक्स्ट परचेज के साथ एडजस्ट कर सकते हो। और मान लीजिए कि ऐसा होता है कि परचेज रिटर्न जो हमने आज किया, सेलर बोल रहा है कि वो वापस से दूसरा गुड्स मुझे भेज देगा, मतलब सर दिस परचेज रिटर्न विल बी रिप्लेस्ड बाय द गुड्स बाय द सेलर, एज इन दैट केस तो उस परचेज पे जो टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है हैज बीन कंप्लीटेड विद गुड्स रिप्लेस्ड, तो ऑब्वियसली वो बैलेंस ऑफ हो जाएगा अगर वो परचेज रिटर्न को कॉम्पनसेट कर देता है विद द गुड्स विच इज गोइंग टू रिप्लेस बाय द अनदर गुड्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो बेसिकली अगर आपने एडवांस पे अगर आपका परचेज रिटर्न हो गया है तो आप टीडीएस को नेक्स्ट परचेज बिल के साथ एडजस्ट कर लेना। ये है सेकंड क्लैरिफिकेशन। वेदर नॉन रेजिडेंट कैन बी अ बायर अंडर सेक्शन 194Q, तो यहां पर क्लैरिफाई किया गया है, ऑल्दो एक्ट में क्लैरिफाई नहीं किया है, एक्ट में क्लैरिफाई किया एनी बायर ऑन पेमेंट टू अ रेजिडेंट सेलर। तो यहां पर बोला है जो नॉन रेजिडेंट बायर है क्या उनको भी इस सेक्शन में टीडीएस काटना है, तो यहां पे सीबीडीटी ने क्लैरिफाई किया है कि सेक्शन 194Q क्लैरिफाई करो, इज इट एप्लीकेबल टू अ बायर बीइंग अ नॉन रेजिडेंट। टू रिमूव द डिफिकल्टीज, it is clarified that the provisions of section 194Q shall not apply to a non-resident। नहीं, जो गुड्स परचेस करता है फ्रॉम अ सेलर इन इंडिया उनको टीडीएस नहीं काटना। अगर
it is not effectively connected with the permanent establishment of such non-resident in India. मतलब उनका उस पी मतलब उनका कोई इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, उस परचेजर का इंडिया में, बायर का इंडिया में कोई फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, बिजनेस कनेक्शन नहीं है, कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है जिसके थ्रू इंडिया में बिजनेस कैरी ऑन करता है, तो फिर उसे टीडीएस नहीं काटना। मतलब इन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर उसका फिक्स प्लेस ऑफ पी है इंडिया में, देन इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q इवन दो इज अ नॉन रेजिडेंट। तो नॉर्मली नॉन रेजिडेंट पे एप्लीकेबल नहीं होता, अगर उसका इंडिया में इफेक्टिवली परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है तो उसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है। Whether TDS tax is required to be deducted when the seller is a person whose income is exempt। सोचो आप एक बायर हो, आप गुड्स से आप उसे गुड्स परचेज कर रहे हो, वो सेलर का इनकम एग्जेम्प्ट है, तो इट इज वेरी वेरी ऑब्वियस, इट इज वेरी वेरी ऑब्वियस कि 194Q का प्रोविजन उस केस में हम एप्लीकेबल नहीं करेंगे उस सेलर से अगर परचेज करते हैं जिनका पूरा का पूरा इनकम एग्जेम्प्ट होता है। जैसे सेक्शन 10 में काफी सारे कॉर्पोरेशंस, काफी सारे एलिजिबल अंडरटेकिंग्स, इसका नाम मेंशन्ड है, स्पेसिफाइड है, जिनका टोटल इनकम एग्जेम्प्ट होता है। अगर आप उनसे गुड्स परचेज कर रहे हो तो आप टीडीएस कैसे काट सकते हैं? आप सेक्शन काट ही नहीं सकते। या कोई भी अदर एक्ट में उनका अगर मान लो इनकम एग्जेम्प्टेड है, लाइक आरबीआई एक्ट हो गया, अदर एक्ट्स हो गया जो पार्लियामेंट ने पास किया, तो सर इन दैट केस सेक्शन 194Q विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो काफी सारे गाइस क्लैरिफिकेशंस आए हैं, काफी सारे क्लैरिफिकेशंस आए हैं जो आपको बात यहां पर समझना पड़ेगा। ठीक है। सिमिलरली सेक्शन 260 सबसेक्शन 1 जो टीसीएस के लिए, यहां पर भी बोला गया है कि दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द सेल ऑफ गुड्स टू अ पर्सन, जो कि एक बायर है जिसका इनकम टोटल इनकम एग्जेम्प्ट है। सेम टू सेम 260 सबसेक्शन 1H के लिए भी एप्लीकेबल होगा कि अगर हम किसी बायर को गुड्स सेल कर रहे हैं जिसका इनकम एग्जेम्प्ट है तो उस पर हम टीसीएस कलेक्ट ना करें। द अबव क्लैरिफिकेशंस वुड नॉट अप्लाई if only part of the income is exempt। very important, total income exempt होना चाहिए, पूरा का पूरा income exempt होना चाहिए। अगर part income exempt है तो ये section apply, ये जो above discussion है ये apply नहीं होगा, तब TDS भी कटेगा और TCS भी collect होगा। I know I am very fast, but ये update video है, मुझे फटाफट आपको समझाना पड़ेगा। आप डिटेल में उसको वापस से देख सकते हो बिकॉज ये हमारे चैनल में अपलोड होगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट्स है फील फ्री टू आस्क मी। क्या TDS एडवांस पेमेंट में डिडक्ट होगा? क्या TDS एडवांस पेमेंट में डिडक्ट होगा? तो दिस प्रोविजन क्लैरिफाइज दैट इट इज अप्लाई ऑन द पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। तो डेफिनेटली एडवांस पेमेंट अगर बायर सेलर को कर रहा है तो उस केस में भी टीडीएस डिडक्ट होगा। यस, उस केस में भी टीडीएस डिडक्ट होगा, लेकिन सेलर वाला प्रोविजन जो था टीसीएस में वहां पे रिसीट के टाइम पे होता है, बट जब बायर टीडीएस काटता है, एडवांस हो या एट द टाइम ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, उसे एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर उसे टीडीएस काटना पड़ेगा। सर क्या 194Q अप्लाई होगा टू द बायर इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि बायर के केस में उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होगा तभी जाके उसको 194Q एप्लीकेबल होगा। लेकिन इन दैट केस इट इज वेरी क्लियर कि 194Q अ बायर इज रिक्वायर्ड टू हैव टोटल सेल्स फ्रॉम द बिजनेस इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, सिंस दिस कंडीशन वुड नॉट बी सेटिस्फाइड इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो कभी भी फर्स्ट ईयर में सेक्शन 194Q एप्लीकेबल नहीं हो सकता जब भी वो बायर इनकॉर्पोरेट हुआ है। जब भी वो बायर इनकॉर्पोरेट हुआ, अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, उस साल उसके ऊपर 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज उसका प्रीसीडिंग ईयर में टर्नओवर इज नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़। Whether provisions of 194Q shall apply to the buyer if the turnover from the business is 10 crore or less? वेरी गुड क्वेश्चन। क्या 194Q एप्लीकेबल होगा उस बायर के ऊपर जिसका टर्नओवर सर 10 करोड़ और लेस है? तो इट्स क्लियर ना, इट्स क्लियर। क्या लिखा है यहाँ पर? देखो क्या लिखा है, इट इज रिक्वेस्टेड टू क्लैरिफाई इफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194Q शैल अप्लाई टू अ बायर हुज टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट एक्सीड्स 10 करोड़ बट टोटल सेल्स और ग्रॉस रिसीट्स और टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस इज 10 करोड़ और लेस। गाइस ध्यान से देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 10 करोड़ है ये हम टोटल टर्नओवर देखेंगे कि हम खाली बिजनेस टर्नओवर देखेंगे? ये 10 करोड़ जो है वो हम टोटल टर्नओवर देखेंगे कि हम बिजनेस टर्नओवर देखेंगे? तो यहां पर लिखा गया है कि सेक्शन 194Q में लिखा है कि बायर इज रिक्वायर्ड टू हैव अ टोटल सेल्स और ग्रॉस रिसीट्स और टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम। उसके बिजनेस से टोटल टर्नओवर रिसीट कितना आ रहा है? वो 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए सर। Hence the sales or receipts from the business must exceed 10 crore. His turnover from non-business activity count नहीं किया जाएगा। His turnover from non-business activity count नहीं किया जाएगा। Very very good, very very superb guideline। आपको अपना P&L अकाउंट का क्रेडिट साइड पूरा नहीं देखना, आपको खाली सेल्स टर्नओवर देखना है जो बिजनेस से आया है।
यू डोंट हैव टू सी अदर इनकम, यू डोंट हैव टू सी इंटरेस्ट इनकम, यू ओनली हैव टू सी बिजनेस इनकम। आपको केवल बिजनेस से जो आप टर्नओवर कर रहे हैं वो 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। टोटल टर्नओवर 10 करोड़, बिजनेस का जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? वो आपका 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। सो दिस वाज अ बिगेस्ट। अब लास्ट में जो सबसे बड़ा अपडेट है, जो मुझे लगता है, जो एक 3 सेक्शन के बीच में एक घमासान युद्ध मचा हुआ है, सेक्शन 194O, 200C6 सबसेक्शन 1H एंड 194Q, इसका क्रॉस एप्लीकेशन कैसे होगा? क्योंकि 194O भी ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस पे लग रहा है। वही ट्रांजैक्शंस अगर ऑनलाइन नहीं होता है, ई कॉमर्स के थ्रू नहीं होता है, तो 194Q भी लग सकता है, उस पे टीसीएस भी कलेक्ट हो सकता है। तो कौन सा चीज कलेक्ट करे? तो गवर्नमेंट ने देखो पूरा एक तो अपना रीजनिंग दिया, फिर लास्ट में एक पूरा प्रोविजन बता दिया, कि अगर टैक्स डिडक्ट हो गया है बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर अंडर सेक्शन 194O, अंडर 194O, तो ट्रांजैक्शन पे टैक्स नहीं डिडक्ट हो सकता 194Q में, बिकॉज 194O इज वेरी क्लियर कि अगर 194O में कट गया या काटने की रिक्वायरमेंट थी तो 194Q एप्लीकेबल नहीं हो सकता, कोई भी टीडीएस प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं हो सकता। तो इट्स वेरी क्लियर, अगर टैक्स ई कॉमर्स ऑपरेटर ने काट लिया अंडर 194O, इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ 194(2) बिकॉज ऑफ द टर्नओवर लिमिट, तो फिर ट्रांजैक्शन शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू टैक्स अंडर 194Q। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूं? कि 194O का एग्जेम्पशन ले लिया या 194O में डिडक्ट कर लिया तो 194Q एप्लीकेबल नहीं है। ऑल्दो 206C सबसेक्शन 1 है, जो टीसीएस है, वो एग्जेम्प्ट करवाता है टीसीएस अगर बायर ने टीडीएस काट लिया ऑन द गुड्स परचेज्ड बाय हिम। तो इसलिए टू रिमूव द डिफिकल्टीज इट इज क्लैरिफाइड दैट दिस एग्जेम्पशन वुड आल्सो कवर अ सिचुएशन where instead of buyer the e-commerce operator has deducted tax at source on that transaction of the sale of goods by the seller to buyer through e-commerce operator। बोलता क्या है कि टीसीएस वाले सेक्शन में एग्जेम्पशन खाली तभी है जब बायर ने परचेज किया है, जब बायर ने टीडीएस काट लिया ऑन द गुड्स परचेज्ड बाय हिम, तो सेलर टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा, खाली वही सिचुएशन है। तो सोचो अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर ने टीडीएस काट लिया सेक्शन 194O में, तो 194Q नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब यह है क्या कि अगर 194Q नहीं लग रहा है तो सेलर टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा या सेलर टीसीएस कलेक्ट करेगा। इसका मतलब यह कि आई रिपीट 194O लग चुका, क्यों नहीं लगा, बट 206C सबसेक्शन 1H तो केवल वही एग्जेम्पशन देता है जहां पे बायर ने टीडीएस काट लिया है गुड्स पर, बट यहां पे तो बायर टीडीएस काटा ही नहीं है, उसको काटने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि 194O लग गया है। तो यहां पर बोर्ड ने क्लैरिफाई किया है कि बॉस 206C सबसेक्शन 1H में वो सिचुएशन भी कवर होगा जहां पे टीडीएस काट इंस्टेड ऑफ बायर, ऑपरेटर ने टीडीएस काट लिया ऑन द ट्रांजैक्शन ऑफ द सेल ऑफ द गुड्स बाय द सेलर टू द बायर थ्रू ई कॉमर्स। इसलिए अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू ऑनलाइन ऑपरेटर ने, अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर ने टीडीएस काट लिया तो टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा सर। अगर ट्रांजैक्शन 194O एंड 194Q दोनों में कवर हो रहा है तो टैक्स विल बी डिडक्टेड अंडर 194O एंड नॉट अंडर 194Q, क्योंकि 194 सुपरसीड्स 194Q। 194O says कि transaction is covered under 194O, tax is liable to be deducted under 194O, तो tax is not liable to be deducted under 194Q or any other section। तो 194O सुप्रीम करेगा, उसके बाद 194Q आएगा। और लास्ट में क्लियर बोल दिया, सिमिलरली अगर कोई ट्रांजैक्शन 194O में भी है और 200cc सबसेक्शन 1H में भी है तो टीडीएस कटेगा 194O में। The transaction will not be covered in the purview of 200C subsection 1H. It is clarified that the primary responsibility is on the e-commerce operator to deduct TDS under 194O, और ये responsibility condone नहीं किया जा सकता if the seller has collected tax under 200C subsection 1H. This is for the same reason that the rate of TDS under 194O is higher than TCS. मतलब अगर TDS कलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज 194O का रेट हायर है एज कंपेयर टू 0.1% जो TCS कलेक्ट होता है उसका लोअर है सर। ये क्लियर है यहां पर कि अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स डिडक्ट कर चुका तो सेलर को TCS कलेक्ट नहीं करना उस ट्रांजैक्शन पे, और ये क्लियर है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटर का है टू डिडक्ट टैक्स अंडर 194 और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्डोन नहीं किया जा सकता अगर सेलर ने, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेलर ने कलेक्ट कर लिया है तो मैं TDS नहीं काटूंगा, ऐसा नहीं है, ये कॉन्डोन नहीं किया जा सकता बिकॉज TDS का रेट ज्यादा है 194O में एज कंपेयर टू TCS का रेट विच इज जस्ट 0.1%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली इफ द ट्रांजैक्शन इज बोथ विद इन द परव्यू ऑफ 194Q, और ये तो मैंने सर लास्ट वीडियो में बता दिया था,
और सीबीडीटी ने सर्कुलर में क्लैरिफाई कर दिया कि अगर ट्रांजैक्शन 194 क्यू में और 200 सी सबसेक्शन 1H दोनों में गिर रहा है, देन द टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर 194 क्यू. इट विल कम आउट ऑफ द परव्यू ऑफ 260 सबसेक्शन 1H आफ्टर द टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बाय द बायर ऑन दैट ट्रांजैक्शन. और एक बार अगर बायर ने डिडक्ट कर लिया तो फिर सेलर को टीसीएस कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. इफ फॉर एनी रीजन टैक्स हैज बीन कलेक्टेड बाय द सेलर अंडर 200C सबसेक्शन 1H. बहुत ज्यादा लोग मेरे से पूछ रहे थे, तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं. सुन लो सब लोग. सब पूछने लग गया कि सर बताइए, अगर टीडीएस सेलर ने टीसीएस कलेक्ट कर लिया, अगर सेलर ने टीसीएस कलेक्ट कर लिया तो क्या बायर को तब भी टीडीएस काटना है? देखो यहां क्लियर कर दिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि यहां पर देखिए ध्यान से सुनना, 194O वर्सेस 194O वर्सेस 206C सबसेक्शन 1H का बात अलग है, बट 194Q में जो रेट है 0.1%, इट इज सेम एज 206C सबसेक्शन 1H. इट इज सेम. तो यहां बोल दिया गया, इफ फॉर एनी रीजन टैक्स हैज बीन कलेक्टेड बाय द सेलर अंडर 206C सबसेक्शन 1H, तो लिख दिया बिफोर द बायर कुड डिडक्ट टीडीएस. टीडीएस काटने के पहले सेलर ने ही कलेक्ट कर लिया, then such transaction would not be subjected to TDS again by the buyer. फिर वापस से वो बायर उस पे टीडीएस नहीं काटेगा. ये चीज क्लियर नहीं था लॉ के थ्रू. लॉ बोलता है टीडीएस काटना पड़ेगा, पर सर्कुलर ने क्लियर किया कि देखो रेट दोनों सेम है, अगर टीसीएस कलेक्ट हो चुका है तो टीडीएस नहीं काटना पड़ेगा, नॉट रिक्वायर्ड. ये कंसेशन दिया गया टू रिमूव द डिफिकल्टी, क्योंकि टीडीएस एंड टीसीएस का रेट जो है 194 क्यू में और 206C सबसेक्शन 1H में वो सेम है. समझ गए थे? So this is the end of the CBDT circular, and as promised to you, bringing the tax update to you at the earliest. सबसे पहले अगर आप ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना और हमारे वेबसाइट में फ्रीक्वेंटली विजिट करेंगे www.nikunjgoenka.com, तो डेफिनेटली आपको भरपूर फायदा मिलेगा. ये मेरा प्रॉमिस है गाइस, आपको भरपूर फायदा मिलेगा एंड यू विल डेफिनेटली लाइक द वे आई एम गिविंग यू द अपडेट्स. आपको सारा अपडेट्स टाइमली मिले जा रहा है. यही पर्पस था मेरा वेबसाइट बनाने का, कि मैं टैक्स का जो नॉलेज है दूर दूर तक लोगों के साथ अपना शेयर करूं. नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट ऑल अदर टैक्स एक ऐसा वर्ल्ड है जहां पे सबको अपडेट चाहिए होता है टाइमली. तो मैं ट्राई कर रहा हूं अपने बेस्ट कि आई एम जस्ट गिविंग द अपडेट एट द अर्लीस्ट टू ऑल द कंसर्न्ड पार्टिसिपेंट्स. ऑल्दो आई नो इट वाज वेरी फास्ट, इसकी और डिटेलिंग में जाया जा सकता है, बट एक बार के लिए जो फर्स्ट अपडेट आपको मिला है उसमें आपको काफी सारे पॉइंट्स तो क्लियर हो गए होंगे अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो. थैंक यू सो मच एंड विश यू वेरी सेफ हेल्थ, एंड प्लीज अच्छे से अपना टेक केयर करिए. एंड ये सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बिग अनाउंसमेंट. आपको पता होगा कि हमारे अभी वेबसाइट में ऑफर चल रहा है, वेलकम 500 फॉर CMA फाइनल IDT कोर्स. प्लीज गो फॉर इट एंड यू कैन टेक द एडमिशन, बिकॉज ये ऑफर बहुत जल्दी खत्म होने वाला है. 500 का फ्लैट ऑफ है ऑन CMA फाइनल IDT कोर्स परचेज. काफी स्टूडेंट्स ने अवेल किया है ये ऑफर इन दिस लास्ट 1 वीक, जब से अपना वेबसाइट लॉन्च किया. आप भी अवेल कर लो. क्या चीज के लिए वेट कर रहे हो? चलो गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंड मिलते रहेंगे आने वाले वीडियोस में. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर.